जब मार्केट में आप आते हैं ऑलरेडी एक चीज़ है, तो ये नहीं हो सकता कि आपके मैं अभी तो हूँ, यू हैव टू कम एंड यू हैव टू टेल द कस्टमर यू आर डिफरेंट। वैसे रोलेक्स की जो कामयाबी की बुनियादी वजह है, एक तो उन्होंने वाहिद घड़ी का ब्रांड था जिसके पीछे गुरुज जो से मार्केटिंग के हैं ना, वो कहते हैं कि इसकी कामयाबी सिर्फ एक चीज़ है, फर्स्ट स्विस ब्रांड है जिसने कंज्यूमर ब्रांड की तरह पैसा लगाया है मार्केटिंग पे और उसको रिवॉर्ड मिला खुल के। अदरवाइज रोलेक्स कोई इतनी अहम, कोई खूबसूरत, इतनी कोई यूनिक चीज़ नहीं है बाकी घड़ियों के मुकाबले में स्विस में, जिनमें जो फीचर्स के हिसाब से, मतलब पैतेक फिलिप की घड़ी कहते हैं मास्टर क्राफ्ट्समैन 5-5 साल ऑर्डर पे बनाते हैं। उसमें ऐसे ऐसे कैलेंडर हैं जो आप सोच नहीं सकते कि इंसान हाथ की मैकेनिकल वॉच में इतने कैलेंडर कहाँ से आ गए, मून फेस कहाँ से आ गया। रोलेक्स की किसी घड़ी में मून फेस नज़र नहीं आएगा आपको। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ब्रांड के होते हैं जी, नंबर एक जो रैशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी तो हमने इमोशनल बड़ी बातें कर ली। नंबर एक स्पीड, जिस स्पीड से आप अपने मार्केट को समझ के नई प्रोडक्ट्स को या मार्केट के टेस्ट को या मार्केट की नीड को केटर करते हैं। नंबर दो एजिलिटी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके सिस्टम्स के अंदर कस्टमर्स को सेटिस्फाई और खुश करने की। नंबर तीन इनोवेशन कितनी है। साफ ज़रा जो कस्टमर आपके साथ लाइफ लाइन के लगे होते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आप वंस इन द लाइफ टाइम लेते हैं, जैसे मैंने अभी पेन की बात की है, ठीक है उनके 2 या 3 मॉडल हैं, लेकिन उन 2-3 मॉडल्स के अंदर भी कोई सोने का है तो कोई चांदी का है तो कोई फलाना है तो कोई ब्लैक में है तो उसी के डिज़ाइन है, अदरवाइज मॉडल 2-3 ही हैं। वो तो वंस इन द लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट, आप एक ले लेंगे 2 ले लेंगे, लेकिन जो रोज़ की चीज़ें हैं, जो कपड़े हैं, जो टाइयाँ हैं, जो खाना खाना आपने, उसमें तो अगर अनटिल अनलेस आप में इनोवेशन होगी, आप नई चीज़ें देंगे तो वो लोग एक दिन बोर हो जाएंगे। इसीलिए मॉडल्स बदलते रहते हैं, इसलिए नई नई चीज़ें कोई ना कोई ऐड की जाती हैं ताकि 4 साल 5 साल के बाद उनको पता है लोगों की साइकी क्या है। पाकिस्तान में 4-5 साल के बाद गाड़ी बदलते हैं, इसीलिए जो बड़े ब्रांड हैं वो 5 साल के बाद गाड़ी की शेप बदलते हैं ताकि उनका कस्टमर कहीं और ना जाए। अगर उस ज़माने में आपको पता है होंडा और टोयोटा की शेप एक ही साल में चेंज होती है, वो इसी वजह से चेंज होती है कि अगर ये इन्होंने चेंज ना की तो वो ब्रांड कहीं, वो कस्टमर कहीं और चला जाएगा, क्योंकि उसकी भी 5 साल के बाद गाड़ी ड्यू है। अगर उसने फ़र्ज़ करें 2000 में ली है, सबको पता है कि मेजॉरिटी जो कस्टमर है वो कंपनी के अकाउंट से पैसे, 5 साल में गाड़ी रिप्लेसेबल होती है, तो वो 5 साल के बाद जब गाड़ी लेंगे तो वही गाड़ी वो चाहेंगे कि नई चीज़ हो, नहीं तो वो दूसरा ब्रांड ले लेंगे, उगता आ गए होंगे। इसलिए इनोवेशन की ज़रूरत है। सो ब्रांड पोजीशनिंग जौन सी है, जब आप ब्रांड को पोजीशन करते हैं, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। और इसके सही मायने सिर्फ ये हैं कि इट्स इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। द मेन जो क्वेश्चन है, जो चैलेंज होता है कि जो आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट को जैसे परसीव किया जाए, क्या वो मार्केट में वैसे परसीव हो रही है या नहीं हो रही। आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट बहुत ही ऑनेस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी आप मशहूर हो या प्रोडक्ट मशहूर हो, जबकि लोगों से जब आप पूछते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में क्या, जब आपको फीडबैक मिलता है, ये आपको पता आफ्ताब एसोसिएट जैसी मार्केटिंग की जो कंपनीज़ हैं ये यही करती हैं, लोगों से परसेप्शंस चेक कर रही होती हैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज, कि जो परसेप्शन पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं क्या वो पोर्ट्रे हो रही है नहीं हो रही। सो गैप नहीं होना चाहिए। What you want to say is exactly how the customer should take it. So ये है जनाब परसेप्शन। ब्रांड के ऊपर सबसे बड़ा जो एक इशू आता है वो परसेप्शन, जिसके लिए बहुत कुछ फ़िल्टर करना पड़ता है, बहुत कुछ रीचेक करना पड़ता है, कई दफ़ा ब्रांड पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ता है, ब्रांड एम्बेसडर्स को चेंज करना पड़ता है, वैल्यूज़ को डिफरेंट तरीके से, एड्स को चेंज करना पड़ता है, कि सिर्फ उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए कि यार ये परसेप्शन ठीक नहीं जा रही, हम तो कुछ और लोगों को कहना चाह रहे थे। आपको याद है का एक लोगो आया था, पता नहीं, जिसने पेप्सी को बड़ा मारा, और उसके बाद उन्होंने एक नया लोगो निकाला, एक नया नारा निकाला, द चॉइस ऑफ द न्यू जनरेशन। क्योंकि कोका-कोला वाज नोन
एज अ ब्रांड ऑफ ओल्ड पीपल, क्योंकि उन्होंने उससे पहले एक एडवर्टाइजिंग कर दी कि तो पता नहीं गुड नेवर, ये जो ओल्ड इज़ गोल्ड, और पता नहीं वो कभी बदलता नहीं है। बोतल की शक्ल बताई है ना, बड़ी क्लासिक सी बोतल है पुराने ज़माने की। को मौका मिल गया कि इसको एक्सप्लॉइट करें, तो उन्होंने आगे से ये कह दिया कि हाँ ये तो खुद ही कह रहे हैं कि ये बुड्ढों की बोतल है, द चॉइस ऑफ द न्यू जनरेशन इज के गले में पड़ गया। वो को इतना पैसा खर्च किया उन्होंने, वो कैन लेकर आए दुबई से इंपोर्ट करके। आप सोचें, वो कैन जो इंपोर्टेड कैन था, लोकल की बोतल की प्राइस में बेचते रहे 2 साल, उस परसेप्शन को ठीक करने के लिए जी। और फिर मैं उसमें उनके साथ कंसल्टिंग का काम करता था। फिर उन्होंने पूरा प्लांट लगाया हतार के अंदर कैन बनाने के लिए, जो बाद में ने ले लिया। आप सोचें कि एक परसेप्शन का गैप कितना बिलियंस कॉस्ट कर सकता है किसी कंपनी को। यार ये क्या हुआ, नई नस्ल बढ़ रही है और ये तो उल्टा बढ़ गया, हमने तो कुछ और कहा था, तो ये तो उल्टा लोगों ने समझ, परसेप्शन चेंज हो गई है, इसको चेंज करो। तो ये चलता है परसेप्शन का गैप। देन डिफरेंस देखें, दूसरी बात ये है, 2 चीज़ें हैं, कोका कोला और पेप्सी में इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। अक्सर लोग, शायद हम जैसे लोग तो फ़र्क बताते हैं पी के, अब तो शायद मैं भी ना बता पाऊँ, इतने सालों से नहीं पी, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं पीने वाले वो बता देते हैं। लेकिन नई नस्ल शायद इतना ना बता सके इतना। हाँ, मुझे इतना पता है कोका कोला थोड़ी सी कड़वी है, पेप्सी थोड़ी सी मीठी है। ये एक बुनियादी फ़र्क बता रहा हूँ, कैफीन की का फ़र्क है। लेकिन यू हैव टू, जब मार्केट में आप आते हैं, ऑलरेडी एक चीज़ है, तो ये नहीं हो सकता कि आपके, मैं अभी तो हूँ, you have to come and you have to tell the customer you are different. Why you? Why should I switch? Why should I come to you? So आपको कहीं ना कुछ डिफरेंट ज़रूर करना है। तो ये सबसे बड़ा सेकंड चैलेंज आता है कि यार पत्ती तो पत्ती है, दोनों पत्तियां श्रीलंका से आती हैं, तो मैं फ़र्क क्या करूँ, मैं फ्लेवर फ़र्क कर दूँ। अब ये सिगरेट्स हैं, सारा सिगरेट सारा तंबाकू है, क्या फ्लेवरिंग का फ़र्क ही है ना, ब्रांडिंग का फ़र्क है, वॉशिंग का फ़र्क है कि एक अगर 50 रुपये का है तो दूसरा 500 रुपये का, फ़र्क क्या है, ब्रांड का फ़र्क है, केमिकल्स का फ़र्क है, यानी कि जिसको आप ओरा कहते हैं, खुशबू कहते हैं, उसका फ़र्क है, वॉशिंग का फ़र्क है। तो डिफरेंस इसलिए क्रिएट करना ज़रूरी होता है। अब वो आप एक्चुअल डिफरेंस हो या ना हो, आप बाज़ वक्त फिर मार्केट का फ़र्क करना शुरू कर, पैकिंग का फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसका डिफरेंस हो ही नहीं सकता, तो फिर आप पैकिंग का फ़र्क कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, बोतल का फ़र्क, मार्केट का फ़र्क, ब्रांड एम्बेसडर का फ़र्क। लोगों को लगे ये बूढ़ों के लिए, ये जवानों के लिए है, ये पढ़ने वालों के लिए, ये प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस वालों के लिए है, और इसी तरह किया जाता है। ये पेंस चैंस जो आते रहे हैं, जिनके एग्जांपल दे रहा हूँ, जो आपकी स्विस ब्रांड्स हैं, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट लोगों के नाम हैं। शोपार्ड है, घड़ियों का ब्रांड है, जो आपकी फैशन ज्वेलरी का भी ब्रांड है, बहुत मशहूर ब्रांड है, लेकिन ये ब्रांड फैशन का ब्रांड है, यानी कि जो आपके शोबिज़ के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका ब्रांड है। ये रिच एंड फेमस का ब्रांड नहीं है, ये उन लोगों का ब्रांड है जो कि टॉप के फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, और उनका ब्रांड है, बहुत मशहूर ब्रांड है। तो वो प्लेस किया जाता है, उस जगह पे पोजीशन किया जाता है अपना। तो ये आपका आ गया डिफरेंस। नॉट दैट यू आर डिफरेंट, बट हाउ टू क्रिएट द डिफरेंशिएशन इन द माइंड ऑफ द क्लाइंट। चाहे फ़र्क है या नहीं है, ज्वेलरी ज्वेलरी है, घड़ी घड़ी है, लेकिन आपको सोचना रोलेक्स है। एक रोलेक्स आ रही है प्रेसिडेंट के नाम से जिसमें डेट है, एक रोलेक्स सादी आ रही है जिसका नाम डेट जस्ट है, एक रोलेक्स सब मरीनर आ रही है जो कि डाइवर वॉच है,
एक रोलेक्स उसी तरह से बना रही है, सीट वेदर बना दी है, मशीनें अक्सर का अंदर एक ही होती हैं, साइज़ का फ़र्क कर देते हैं। एक GMT के नाम से आ रही है, डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट घड़ी है, मशीन अंदर एक है, छोटे छोटे एक एक आधे दो दो पुर्जे की चेंज है, शक्ल ऊपर से टोटली फ़र्क है, डिफ्रेंशिएशन क्रिएट की जाती है टू केटर टू द बिगर मार्केट। वैसे रोलेक्स की जो कामयाबी की बुनियादी वजह है, एक तो उन्होंने वाहिद घड़ी का ब्रांड था जिसके पीछे गुरुज जो से मार्केटिंग के हैं ना, वो कहते हैं कि इसकी कामयाबी सिर्फ एक चीज़ है, फर्स्ट स्विस ब्रांड है जिसने कंज्यूमर ब्रांड की तरह पैसा लगाया है मार्केटिंग पे और उसको रिवॉर्ड मिला खुल के। अदरवाइज़ रोलेक्स कोई इतनी अहम, इतनी कोई खूबसूरत, इतनी कोई यूनिक चीज़ नहीं है बाकी घड़ियों के मुकाबले में स्विस में, जिनमें जो फीचर्स के हिसाब से, मतलब पैतेक फिलिप की घड़ी कहते हैं मास्टर क्राफ्ट्समैन 5-5 साल ऑर्डर पे बनाते हैं, उसमें ऐसे ऐसे कैलेंडर हैं जो आप सोच नहीं सकते कि इंसान हाथ की मैकेनिकल वॉच में इतने कैलेंडर कहाँ से आ गए, मून फेस कहाँ से आ गया। रोलेक्स की किसी घड़ी में मून फेस नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन ब्रांडिंग की वजह से उसको उन्होंने सर पे चढ़ा दिया। क्वालिटी ऑफ द वॉच में तो कोई उनका तो इसका मुकाबला ही कोई नहीं होगा। हाँ जी, वो ब्रांड पर डिपेंड करता है। बस अगर आप प्रेसिडेंट रोलेक्स की जो प्रेसिडेंट मॉडल है जिसको डेट कहते हैं, उसका ब्रांड एम्बेसडर और होगा, सबमरीनर का ब्रांड एम्बेसडर और होगा, GMT का ब्रांड एम्बेसडर होगा, क्योंकि डिफरेंट मार्केट्स की घड़ी हैं। दिस इज व्हाट दे डू। तो ये आपको बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ती है। जब आप डिफ्रेंशिएशन डिफरेंट मार्केट में जा रहे हैं तो आपको चाहे आप ज़्यादा फ़र्क ना भी कर सकें तो उसकी पैकिंग को चेंज करना पड़ेगा, केस को चेंज करना पड़ेगा, डिफरेंट लोगों को, फिर उसी तरह के लोगों को ब्रांड एम्बेसडर लेके आना पड़ेगा। तो जब आप पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं तो कुछ चीज़ें आपको अपने ब्रांड के बारे में जितना मैंने बताया वो पता होना चाहिए। नंबर 2, आपको अपने टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। नंबर 3, आपको अपने कंपेटिटर्स का अंदर बाहर से पता होना चाहिए। नंबर 4, ये पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपसे बात की, वाई यू आर डिफरेंट, आप फ़र्क क्यों है बाकियों से, आप बाकियों से क्या फ़र्क दे रहे हैं, चाहे प्राइसिंग का फ़र्क है, मार्केट का फ़र्क है, डिलीवरी का फ़र्क है, सर्विस का फ़र्क है, बट यू हैव टू बी डिफरेंट। 5वां, जो डिज़ायर्ड परसेप्शन यू वुड लाइक पीपल टू हैव अबाउट यू, आप लोगों की क्या परसेप्शन चाहते हैं आपके बारे में बने। बोल्ड ब्रांड, इनोवेटिव ब्रांड, क्रिएटिव ब्रांड, ड्यूरेबल ब्रांड, डिपेंड करता है ना। अब मेरी जैसी मार्केट को आप कर रहे हैं तो शायद मुझे ड्यूरेबिलिटी टोयोटा पसंद है, मैं बड़ा पक्का लॉयल टोयोटा का बंदा हूँ। मुझे वो मेरे पास हाइलक्स है तो मैं बड़े नए फीचर्स आ चुके हैं, मेरा दिल ही नहीं करता उसको देने के लिए, लॉयल हूँ। ड्यूरेबिलिटी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मज़े की बात यह कि मेरी ये 3री-4थी टोयोटा की गाड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई गाड़ी कभी वर्कशॉप नहीं गई। आज तक कोई गाड़ी कभी वर्कशॉप नहीं गई। ये है ट्रस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो मेरे पास है ये 2008 का साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, 2023 आ चुका है, कभी वर्कशॉप नहीं गए। तो ये जो ट्रस्ट है, ये मेरी ब्रांड, मेरी चीज़, मेरी नस्ल को ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट करती है, लेकिन नई नस्ल को ड्यूरेबिलिटी नहीं, वो कहेंगे बोरिंग, वो कहेंगे बोरिंग, एस्थेटिक ही नहीं है, गैजेट्स ही नहीं है, कोई रंग छंग लगाओ, कोई बत्तियाँ शत्तियाँ लगाओ, कोई। तो इसलिए मार्केट को जब तक आप नहीं देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आप ये नहीं फैसला कर सकते कि आपने परसेप्शन क्या देनी है। मेरे को पकड़ना है तो मुझे अब ड्यूरेबिलिटी की परसेप्शन देनी पड़ेगी, यंगस्टर्स को पकड़ना है तो फैशनेबल की देनी पड़ेगी, इनोवेटिव की देनी पड़ेगी, डायनामिक की देनी पड़ेगी, बोल्ड स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि यार ये बोल्ड मॉडल है।
तो ये परसेप्शन क्रिएट करनी पड़ती है। सो यू हैव टू राइट अ ब्रांड स्टेटमेंट, ब्रांड पोजीशनिंग की स्टेटमेंट लिखी जाती है, और वो यही होता है जो मैंने अभी आपको पीछे 6 चीज़ें बताई कि वो आपको 5 चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप ये ब्रांड की स्टेटमेंट लिख सकें। उसमें क्या होता है, माई ब्रांड इज़ बेटर दैन द कंपेटिटर्स ब्रांड इस मार्केट में, क्योंकि मेरे ब्रांड में ये है और इससे ये फ़ायदा होगा। दिस इज़ हाउ यू राइट मार्केट पोजीशन स्टेटमेंट। अब मुझे बताएं कितने लोग हैं जिनके पास मार्केट पोजीशनिंग स्टेटमेंट होती है। दिस इज़ हाउ द ब्रांड का जो प्रोसेस है ना, इनके एक तो हमने बताया ब्रांडिंग का प्रोसेस, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ब्रांडिंग जब यहाँ पे आप पहुँच गए तो आपकी ब्रांड डेवलपमेंट हो गई। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी तो अब आपका सोशल मीडिया सेल, एडवर्टाइजिंग कंपनी, सारी चीज़ें आगे अब आपको मार्केट कर देंगी। ये ब्रांड डेवलपमेंट होगी।